सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। आज का जो समण संघ का जो कार्यक्रम है, ये वर्चुअल मीटिंग जो चल रही है, शिक्षक विशेष के रूप में आज इसको नाम दिया गया है। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो समाज का दर्पण होता है और समाज का कुंभकार भी होता है, उसको बनाने वाला भी शिक्षक होता है। तो शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है समाज के निर्माण में। और ये समण संघ पिछले 14 महीने से इस तरह से लोगों को विभिन्न विभिन्न तरीके से, विभिन्न विभिन्न माध्यमों से लोगों को जोड़ने का काम इस समण संघ के माध्यम से हो रहा है और विभिन्न विभिन्न घटकों के माध्यम से समाज में जन जागृति का काम किया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी संघ होता है, उसकी कुछ नियमावली होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उसी प्रकार से समण संघ ने भी अपने कुछ 10 गोल्डन रूल बनाए हैं, जिस पर चल करके समण संघ उत्तरोत्तर आगे वृद्धि कर रहा है। जो नए साथी हमारे जुड़ते हैं उनको ये बताना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि ये समण संघ के गोल्डन रूल क्या हैं। और ये समण संघ में जितने भी साथी हमारे हैं, जो भी समण हैं, जिसे हम कहते हैं कि SC ST OBC और कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इस देश में जो भी पैदा हुआ है या इस विश्व में जो भी इन वर्गों से जो पैदा हुआ है, वो इस समण संघ का हिस्सा है, वो पैदाइश इस समण संघ का हिस्सा है। पहले मैं वो 10 गोल्डन रूल आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला जो गोल्डन रूल है वो है कि केवल समण, हम केवल समण हैं। और इसमें जो समण संघ में केवल जो प्रदेश होगा वो समण ही कर सकता है, जिसमें जो मैंने अभी 4 वर्गों के नाम लिए, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग। समण संघ चंदा कभी नहीं लेगा। जैसे संगठन अपने चंदे की व्यवस्था चलाते हैं और उसमें चंदे के आधार पर उसका पूरा एक ग्रुप बनाया जाता है, पूरा एक संगठन का तैयार किया जाता है खाका, जिसमें अध्यक्ष होता है, मंत्री होता है, कोषाध्यक्ष होता है, और उस पैसे को वो इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं उसका कोई हिसाब देते हैं अथवा नहीं देते हैं, ये संगठन वालों पर निर्भर करता है। इसलिए समण संघ में कभी चंदा नहीं लिया जाएगा, आम आदमी से चंदा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कार्यक्रम होता है तो इसमें जो एक्टिव स्पोक्स लोग होते हैं उस कार्यक्रम को अपने स्तर से कम पैसे में उस कार्यक्रम को करने का प्रयास करेंगे। जाति अभ्यास कभी नहीं, अर्थात हमारा समाज विभिन्न जातियों में बटा है इसलिए बिखरा हुआ समाज है। तो समण संघ में कभी कोई व्यक्ति अपनी जाति का बखान या अपनी जाति का अभ्यास इस समण संघ में नहीं करेगा। अपनी जाति को लेकर के कोई गर्व का अनुभव नहीं करेगा, जाति को लेकर के अपना सीना फुलाने का काम नहीं करेगा। आप अपनी जाति को छोड़कर ही इस समण संघ में प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद में इस समण संघ के लिए काम करें। केवल संघवाद, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, वो संघवाद की रहेगी। संगठन या कोई ऐसे व्यक्तिगत संगठनों की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो कभी इसमें कोई काम नहीं करेगी। पद प्रतिष्ठा, मंच माला कभी नहीं, अर्थात इसमें कभी मंच बना करके किसी व्यक्ति को कोई विशेष सम्मान या उसे माल्यार्पण करना या उसे अन्य तरीके से कोई पद प्रतिष्ठा देना, इस तरह का कोई काम समण संघ में नहीं किया जाएगा। पंजीकरण कभी नहीं। आपने देखा होगा कि जितने भी इस देश में हम बताते हैं कि जो ऑन रिकॉर्डेड है कि 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड है और जिसमें 4 लाख इसमें एक्टिव रूप से काम भी कर रहे हैं, और वो जब पंजीकरण कराते हैं तो पंजीकरण कराने के साथ ही उनको बहुत सारे अपने उस संगठन का निर्माण भी करना पड़ता है, उसके पदाधिकारी भी बनाने पड़ते हैं। तो जब समण संघ का कभी जो है इसका पंजीकरण ही नहीं होगा
तो इसमें कोई पद प्रतिष्ठा या किसी को पद देने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। संघादि से सबसे ऊपर यानी संघ का जो आदेश होगा, और संघ सभी से मिलकर जितने भी हमारे समण संघ के साथी हैं, स्पोक साथी हैं या अन्य साथी हैं, जो संघ का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अर्थात ये जो संघ है, जो इसकी एक बॉडी है, या उस बॉडी में जो समण संघ का जो निर्माण किया गया है, जितने भी स्पोक्स हैं उसमें, जितने भी हमारे घटक संघ के घटक हैं, वो कभी भी राजनीति में प्रवेश ये समण संघ नहीं करेगा, ना उसके कोई घटक राजनीति में प्रवेश करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है, उसके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है या उसका व्यक्तित्व ऐसा कहता है कि मैं राजनीति में जाकर के और अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए या समण संघ से अनुमति है, वो समण संघ में बता करके कह करके जा सकता है कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, तो वो राजनीति में जा सकता है। समण संघ से जो अपेक्षाएं होगी, समण संघ उस पर विचार करेगा, और समण संघ उस पर विचार करेगा जो समण संघ की आइडियोलॉजी के अनुसार इस देश की राजनीति में या समण संघ के लोगों के लिए या इस देश के बहुजन समाज के लिए काम करेगा, तो समण संघ उस पर विचार करने भी कर सकता है। संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी। संघ को, जैसे आपको मालूम है कि संघ में अगर कोई संघ को तोड़ने का प्रयास करता है या संघ के प्रति कोई ऐसा आचरण करता है कि जो संघ को बदनाम करे या किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा अपराध करे, वो हत्या कर दे या व्यभिचार के केस में कहीं हो, कोई ऐसा कार्य जिससे संघ की बदनामी हो या संघ के लोगों की बदनामी हो, ऐसे व्यक्ति की संघ में वापसी कभी नहीं होगी। इसलिए संघ में जितने भी लोग होंगे वो सब आचरणवान होंगे, शील समाधि प्रज्ञा से परिपूर्ण होंगे, उनका जो आचरण है वो उच्च स्तर का होगा। इसीलिए संघ में जो व्यक्ति है वो अगर कभी घात करेगा तो उसकी वापसी कभी नहीं होगी। 10वां नियम है कि उपरोक्त जो 6 विनय है वो संघ का आधार है, एक तरह से उसकी एक नींव है, और उस नींव में ये कभी ना तो बदले जाएंगे और ना ही खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची है, अगर कोई भी आर्टिकल, कोई भी कानून उस 9वीं अनुसूची में आ जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हमारे देश का संविधान में जो आरक्षण है वो 9वीं सूची में नहीं है। इसलिए जो इस देश का शासक है, जो इस देश का हुक्मरान है, या जो समण संघ का जो एक तरह से शोषण करता है, इसीलिए उस आरक्षण से खेल करता रहता है, छेड़छाड़ करता रहता है। इसलिए ये जो 9 जो गोल्डन रूल है और 10वां जो गोल्डन रूल है, जो इसकी सुरक्षा करता है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है, ये कभी ना बदले जाएंगे। ये समण संघ के 10 गोल्डन रूल है, जिन पर व्यक्तिगत रूप से एक एक विषय पर भी यहाँ चर्चा होती है, क्योंकि हमारे नए साथी जुड़े होते हैं। और मुख्य जो काम समण संघ का है कि लोगों को जोड़ना, क्योंकि हमारी जिस समाज की शक्ति बिखरी हुई होती है, जो समाज बिखरा हुआ तब होता है, वो अपने आप में कमजोर होता है। इसलिए समण संघ जो है, जो हमारी बिखरी हुई ताकत है, और जब बिखरी हुई ताकत हमारी एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो हम इस देश में ताकतवर हो जाएंगे। और जो समाज ताकतवर होता है, जो समाज इकट्ठा होता है, उस पर कोई अत्याचार भी नहीं होता है। इसके हम बहुत सारे उदाहरण, हम चींटियों के उदाहरण देते हैं, हम जानवरों के उदाहरण देते हैं, हम पेड़ पौधों के उदाहरण देते हैं, हम जो प्रकृति है उसका उदाहरण देते हैं, हम विभिन्न जातियों के भी उदाहरण देते हैं। जैसे इस देश में सिख समाज है, सिख समाज की जनसंख्या बहुत कम इस देश में है, मात्र 2 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन सिख समाज पूरी दुनिया में इतना मजबूत है और इस देश में भी इतना मजबूत है कि उस पर कोई अत्याचार नहीं होता।
अगर कहीं विश्व के किसी देश में भी अगर सिख समाज के व्यक्ति के साथ अगर कोई एट्रोसिटी होती है, कोई अत्याचार होता है, तो पूरे दुनिया का सिख समाज एकत्रित हो जाता है और वो आवाज उठाता है। इसीलिए हमें सभी को इकट्ठा होना है। जब हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं ऐसा समझता हूं और समण संघ भी ऐसा समझता है कि जो समाज इकट्ठा होता है, जो समाज इकट्ठा होकर के अपनी ताकत को संचय कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, उस समाज पर कभी कोई अत्याचार नहीं होता है। इसलिए हमें एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और समण संघ में अभी हमारे एक भाई का एक प्रश्न आया था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो समण संघ उसमें कैसे हेल्प करेगा। तो मैं साथियों में बताना चाहता हूं, जब एक सेना का निर्माण होता है, उस सेना के निर्माण में जब व्यक्ति सेना में भर्ती होने के लिए जाता है तो उसकी 9 महीना ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग होने के बाद जब उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उसे वैचारिक रूप से उसे स्ट्रांग बनाया जाता है। और स्ट्रांग बनने के बाद जब सेना का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत होता है तो वो सेना भी मजबूत होती है। अगर हमारे समण संघ का प्रत्येक स्पोक, प्रत्येक व्यक्ति जब मजबूत होगा तो ऐसा नहीं कि दिल्ली से किसी को आने के लिए सहारनपुर या जनपद संभल में या चंदौसी में किसी को आना पड़ेगा। अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे, हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो जहां जितने लोग इकट्ठे हैं वहां की समस्या को वही सोल्व करेंगे। कहीं से बाहर के आने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई राष्ट्रीय समस्या इस प्रकार की है कि जिसके लिए समण संघ को कोई ऐसा निर्णय, कोई आदेश, कोई संघाधिशेष ऐसा कोई करना पड़े कि हम सभी को एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होना है, तो उस विषय पर संघ अपना निर्णय देगा और संघ उस निर्णय के आधार पर काम करेगा। जबकि संघ की पहली ही संघ ये चाहता है कि हमारा जो नेता है वो संविधान है और हम संविधान के दायरे में रहकर ही कोई भी अगर हम काम करेंगे तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारे किसी भाई पर, किसी समण संघ भाई पर कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और हम जो भी काम करेंगे इस समण संघ के माध्यम से वो संविधान के दायरे में करेंगे। क्योंकि लड़ाइयां 2 प्रकार की होती है और ये 2 प्रकार की लड़ाइयां अलग अलग तंत्र के हिसाब से होती है। जब राजतंत्र हुआ करता था तो देश में हथियार बंद आंदोलन हुआ करते थे, हथियार बंद लड़ाई हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे और लोग हथियारों से उस युद्ध को जीता करते थे। लेकिन इस देश में और पूरी दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था में हथियार बंद लड़ाई काम नहीं करती है। संवैधानिक व्यवस्था में कलमबंद लड़ाई काम करती है, वैचारिक लड़ाई काम करती है। इसलिए समण संघ किसी भी साथी पर कोई ऐसा कोई दुख की घड़ी आए, ऐसी कोई परेशानी आए, समण संघ ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार समण संघ अगर कोई ऐसी राष्ट्रीय समस्या आती है, समाज पर समस्या आती है, तो उस पर निर्णय लेने के लिए समण संघ विचार कर सकता है। लेकिन अगर हम जुड़ेंगे, एक साथ इकट्ठा रहेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं और ये समण संघ भी ऐसा समझता है कि जिस समस्या को लेकर के हम विचार करते हैं, जिन समस्याओं को लेकर के हम समण संघ में चर्चा करते हैं, वो समस्या आनी ही बंद हो जाएंगी। हम लोगों के साथ एट्रोसिटी होनी ही बंद हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि पहले लोग किसी व्यक्ति के एक साथ बैठा करते थे, लेकिन वो जो परंपराएं हैं वो परंपराएं हमारी खत्म होती जा रही हैं। जो मैंने कहा था कि हम लोग पहले संयुक्त परिवार में रहा करते थे और जो समाज संयुक्त होकर के रहता है, इकट्ठा होकर के रहता है, उस पर कभी कोई अत्याचार होता नहीं है। आज हमने एकल प्रणाली को अपना लिया और उस एकल प्रणाली को हमने समाज में भी अपना लिया। हमें वही पुरानी परंपरा को दोबारा से उसे निर्माण करना पड़ेगा। जिस इलाके में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में लोग रहते हैं, वहां पर एक बैठने की ऐसी व्यवस्था, जो हम शुभ शनिवार की बात करते हैं, शुभ शनिचर की बात करते हैं, कि हमें सप्ताह में, हमें वीकली एक दिन ऐसा निश्चित करना पड़ेगा कि हमें 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होकर के वहां बैठ करके बात करना शुरू करेंगे। अगर हम वहां पर इकट्ठा होकर के बात करना शुरू कर दिया,
हमने बैठना शुरू कर दिया। मैं उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ कि जो मुस्लिम भाई हमारे इस देश के हैं, आपको मालूम होगा कि वो डेली 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने का मतलब कोई ये नहीं है कि वहां कोई अल्लाह मियाँ बैठे हैं या वहां कोई उनके ईष्ट बैठे हैं, वो उनको पकड़ करके ला करके किसी एक एक व्यक्ति के घर पर ला करके उनसे अपना उद्धार कराते हैं या अपने उनसे गरीबी दूर कराते हैं। ऐसा मकसद नहीं है उनका। उनका मकसद केवल जुड़ने का है। वो लोग 5 टाइम बैठते हैं और बैठने की भी उनकी परंपरा जो मैंने देखी है, जो मैं जानता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है, जिस क्रम में आएगा, जब आएगा, जहां उसको स्थान मिलेगा, उपलब्ध होगा, वो वहीं आकर के बैठेगा। ये लोग 5 टाइम जुड़ते हैं और 5 टाइम जुड़ करके नमाज के बाद भी अपने समाज की अच्छाइयों और बुराइयों पर, अपने समाज की इकट्ठा होने पर, अपने समाज को संगठित करने पर बात करते हैं। हम लोगों ने अभी इस तरह की जो वैचारिक क्रांति पैदा नहीं की है, हम लोगों ने अपने स्थान अभी ऐसे नहीं बनाए हैं। तो हमें इस बारे में सोचना होगा। अगर स्थान नहीं है तो उनको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, और अगर है तो उन पर बैठना शुरू करें। हम हर शनिवार को या कोई भी दिन निश्चित कर लें, बल्कि शनिवार को बैठे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे लिए शुभ शनिवार है। और उस समय पर बैठे जब हमारी ये वर्चुअल मीटिंग भी होती है। जब शनिवार में हम वहां लोग बैठेंगे तो जितने लोग वहां बैठे होंगे, हम उन्हें वर्चुअल मीटिंग से भी जोड़ देंगे। उन्हें वर्चुअल मीटिंग से जुड़ना भी हम लोग बता देंगे। तो हमें इस तरह से जब हम बैठना शुरू कर देंगे तो जो समाज हमारा ऊपर अत्याचार करता है, हो सकता है कि उस गांव में, उस शहर में, उस कॉलोनी में वो समाज भी रहता है, और अक्सर रहता है कि जो हमारे समाज पर अत्याचार करता है या अत्याचार करने के बारे में विचार करता है। अगर हम इकट्ठा होकर के बैठना ही शुरू हो गए तो वो समाज समझना शुरू हो जाएगा, वो देखना शुरू कर देगा कि अब ये समाज इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और इसके लिए हमें अपने अंदर जो अहम और वहम है, जो बड़प्पन का भाव है, उसे हमें त्यागना पड़ेगा। अपने अंदर जो घमंड की जो बात है, उसे हमें त्यागना पड़ेगा। और जब तक हम उसे त्यागेंगे नहीं, जब एक जगह इकट्ठा होकर के बैठेंगे नहीं, जब हम आपस में वैचारिक विचारधारा को नहीं एक जगह लाएंगे, तब तक हम इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम इकट्ठा भी नहीं हो सकते। तो अपने बीच की जो भी दूरियां हैं, जो भी विचारों में, जो भी आपके मनों में खटास है, उन्हें भी हम दूर करने का प्रयास करें। हम ये देखें कि हम एक दूसरे से अगर कोई घृणा करते हैं तो उसके पीछे हमारा कारण क्या है, हमें उससे मिलने वाला क्या है। तो हम अपने समाज को इस तरह से एक जगह बैठ करके जो आपस के बीच में छोटे मोटे विवाद हैं, उन विवादों को भी दूर करेंगे। जब हमारे अंदर भाईचारा होगा, जब हम एक साथ बैठना शुरू करेंगे, तो हमारी ताकत बनेगी, हम लोग इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा होने का मतलब है कि हम लोग, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन के भविष्य को हमें सुरक्षित करना है। अगर हम उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाए तो वही समय आने वाला है जो हमारे हमारे पूर्वजों ने देखा, जिनके तन पर कपड़ा नहीं होता था, खाने को रोटी नहीं होती थी, रहने के लिए मकान नहीं होता था, वो व्यवस्था इस देश में पुनः वापस आ जाएगी। आप शिक्षा के बारे में देख सकते हो कि शिक्षा का स्तर वही उन्होंने पैदा कर दिया कि जो गरीब आदमी नहीं पढ़ पाता था, आज शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि आज वो शिक्षा गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो आज हमारा शिक्षक दिवस, शिक्षकों का भी विशेष दिवस है। मैं शिक्षकों से भी ये इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, समन सिंह के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को जहां भी हैं, उन बच्चों की जितनी भी आप हेल्प कर सकते हो, किताबों से हेल्प कर सकते हो, अगर अपने आधार पर उनको आर्थिक समस्या अगर आ रही है, उन बच्चों पर गरीब है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, अगर उसको फीस की समस्या आ रही है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उसको सॉल्व कर सकते हो। उस बच्चे को उसका मनोबल बढ़ता रहे, उन बच्चों की शैक्षिक रूप से जो भी आप हेल्प कर सकते हो। अगर हमारे बच्चे विद्यालय में आते हैं तो उन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ाने में दीजिएगा। सरकार नहीं चाहती कि शिक्षक पढ़ाए, लेकिन फिर भी हमें समय निकाल करके उन बच्चों पर विशेष अपना समय देना
देना है, उनको पढ़ाना है, उन्हें नैतिकता की बातें बतानी है, उन्हें महापुरुषों की बातें बतानी है, उनका एजुकेशन स्तर, उन्हें शिक्षा का स्तर उनका ऊंचा बढ़ाना है। ये हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। तो मैं साथियों पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि जो संगठन रूपी जितने भी घटक इस देश में बने हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भाई अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब हमारा इकट्ठा होने का समय आ चुका है। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे, कब तक दूर दूर बैठ करके, कब तक अलग अलग कोने में बैठ करके आंदोलन की दुहाई देते रहेंगे कि मैं समाज को बचाऊंगा, मैं समाज के अधिकार बचाऊंगा। आप लोग इकट्ठा हो जाएं। अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि समाज के अधिकार भी बचे रहेंगे, और इस देश का जब संविधान बचेगा तो अधिकार बचेंगे, और अधिकार बचेंगे इस देश का संविधान के साथ साथ लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र बचेगा, जो देश बाबा साहब के सपनों का भारत था वो बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। इस देश के जो हमारे महापुरुष रहे हैं SC ST OBC के, उनके सपनों का भारत बनेगा। और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। साथियों हम सोचें कि मान्यवर कांशीराम साहब दोबारा आ जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आ जाएंगे, ज्योतिबा फुले दोबारा आ जाएंगे, ये अब आने वाले नहीं है। हम ही में से हमको ही ऐसे काम करने पड़ेंगे। हमें उनकी विचारधारा को जिंदा रखना है, हमें उनकी आइडियोलॉजी को जिंदा रखना है, उनकी विचारधारा पर चल करके लोगों को जागृति फैलानी है, और जागृति फैला करके उन विचारधारा से आधार पर लोगों को इकट्ठा करना है। हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो अपने बच्चों के भविष्य को बचा लेंगे, अपने भविष्य को बचा लेंगे। अगर आपके बच्चों का भविष्य आपके सामने ही तार तार हो गया तो उस राजा की तरह हो जाएगी, जिस राजा की जो जान एक तोते में होती है, उस तोते की टांग तोड़ तो राजा की टांग टूट जाती है। माँ बाप की जो जान होती है, पेरेंट्स की जान होती है, उसकी औलाद में होती है। और हमारी जो जान है वो हमारे बच्चों में है, हमारी आने वाली जनरेशन में है। अगर हमने अपनी अपनी जनरेशन को बचा लिया, अपने बच्चों के भविष्य को बचा लिया, तो हमारा जीवन सार्थक है। हम समझेंगे कि हम बाबा साहब के विचारधारा पर चल करके हमने कुछ काम किया। ये जवाबदेही हम सब की बनती है। जो इस देश में रहने वाले समण संघ के SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सभी व्यक्ति की जवाबदेही है। हम लेने की बात तो करते हैं, हम उस बाबा साहब के आरक्षण के लेने की बात तो करते हैं, लेकिन हम ये देखें और उसके जाने की बात भी करते हैं कि बाबा साहब का संविधान जा रहा है, बाबा साहब का संविधान टूट रहा है, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार जा रहे हैं। लेकिन हम अपने गिरावे में जानकर छाप करके ये भी देखें हमने उनको बचाने का कितना प्रयास किया, हम उनको बचाने का कितना प्रयास कर रहे हैं। तो हमें साथियों उनको बचाने का भी प्रयास करना पड़ेगा अपना तन मन से। और अगर कहीं आप ये समझते हैं कि मुझे धन देकर भी वो काम करना है, तो आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं कि आप बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब के दिए गए संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आप काम करें। ये हमारी सबकी ड्यूटी है। जब वैचारिक रूप से हमारा जन जागरण हो जाएगा, जब ये विचारधारा हमारे समण संघ की, बाबा साहब की विचारधारा जब जन जन तक पहुंच जाएगी, जब सभी लोग इस विचारधारा से जुड़ जाएंगे, सभी लोग एक विचारधारा से जुड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो विचारधारा को फैलाइएगा, सबको इकट्ठा करिएगा। हम लोग इकट्ठा होंगे तो अवश्य जीतेंगे। जब जब इकट्ठा हुए, 2 अप्रैल 2018 को इकट्ठा हुए थे, हम जीत गए थे, एक अधिकार हमने बचा लिया था। इसी प्रकार से हम अब इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अवश्य हम जुड़ेंगे भी और हम जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।